हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पॉइंट। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं अपना जो हमारा एनसीईआरटी की अभी क्लासेस चल रही हैं उसमें से अपना नेक्स्ट चैप्टर है और जहाँ पे हम कार्यपालिका के बारे में देखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों के लिए, दैट मीन्स सभी लोगों के लिए नहीं, जो भी यूपीएसआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए है। और हाँ, यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं बता दूँ कि इसमें से अभी आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। यूपी में अभी जस्ट मैंने कुछ ही दिन पहले बताया था कि वो कैंसिल करने के इरादे पे नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि क्योंकि कोविड की जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब बिगड़ रही है, ठीक है। तो उसको देखते हुए और बच्चों की डिमांड को देखते हुए कि भाई अभी एग्ज़ाम मत कराओ, तो वहाँ पे कुछ एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन्ड किए जा रहे हैं, किए जाने की संभावना है। तो बस आप लोग अपनी तैयारी पे बेस्ट दीजिए। हो जाएगा तो ठीक है, देंगे ही, और नहीं होगा तो जब होगा तब देंगे, ठीक है। लेकिन इससे क्या करना, बंद नहीं करना है, आप लगे रहिए, क्योंकि बंद करने से अपना ही घाटा होगा। तो इसलिए आप में से जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए 2021 के लिए ये है। और यहाँ पे पूरा सिलेबस वाइज आपका नोट्स प्रिपेयर किया गया है, समथिंग 200 पीडीएफ हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि आप लोग इसे क्या कर सकते हैं आसानी से, यानी कि 250 पीडीएफ है, ठीक है। 200 से भी ज़्यादा है, यानी 200 से ज़्यादा इसका मतलब ये नहीं आप बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, सिलेबस वाइज है। जो भी आपका, चाहे वो जनरल हिंदी हो यहाँ पे, या कि जो आपके मिसलेनियस होते हैं, समान अध्ययन यानी जीके जीएस जो भी है, यूपी स्पेशल से जो भी रिलेटेड बातें आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, एंड मैथ है, आपका रीजनिंग है, कंप्यूटर है, यानी कि पूरा सिलेबस में जो भी दिया गया है सारा आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। एक जगह पे पूरा अच्छे से बिल मेंटेन आपकी नोट्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यदि चाहे इंटरेस्टेड हो तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। और परचेज करने के लिए ये आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, यहाँ पे आप ये एसएमएस करें या कॉल करें। और इससे क्या होगा कि आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कहाँ से लेना, कैसे लेना है, क्या करना है, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं, जो भी लेना चाहे या जो भी इंटरेस्टेड हो उनके लिए है। अब आते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे और इसमें देखते हैं क्या क्या बातें हम लोग कर रहे थे और आगे क्या क्या बातें अभी समझनी है हमको। अब इसमें देखते हैं हम अपना जो चैप्टर है 4 है और इसमें देखें कार्यपालिका, ठीक है। अभी तो चुनाव और प्रतिनिधि के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, प्रतिनिधित्व के बारे में, एंड आई होप कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और इसके पहले हम लोगों ने जो पढ़ा था वो था हमारा कि संविधान कैसे बनता है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कैसे होता है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, और इसमें कुछ हमारे लिए अधिकार दिए गए थे, ठीक है। तो वो अधिकार क्या थे हमारे लिए, ये बातें हम लोग इसमें समझे हैं। और यहाँ पे आज आप लोगों के लिए होमवर्क मैं स्टार्टिंग में ही दिए दे रही हूँ। आपको करना क्या है कि जो मैं रिट आपको बताई थी, ठीक है, कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो लास्ट वाला हमारा आर्टिकल 32 में बात की जाती है, तो उसमें से कुछ रिट दी गई हैं। तो उन रीटों को आपको बताना है कि मतलब उन रीटों के नाम बताना है, ठीक है। उनकी आपको विशेषता नहीं बतानी है, एक एक करके डिफाइन नहीं करना, बस नेम बताना जितनी भी रीटें हैं, तो उसका कमेंट बॉक्स में आपको लिख के बताना है और उसे रिवाइज करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी के 2017 या 16 का क्वेश्चन था कि जो मतलब हमारे संविधान के किस पार्ट को या किस चीज़ को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा आत्मा की संज्ञा दी गई है, तो ये आर्टिकल 32 ही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारी बातें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, तो आप लोग बस रिवाइज करते चलिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो कार्यपालिका में देखें, सरकार के अंग की बात यदि हम करते हैं तो जो विधायिका होता है, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये एक एक करके समझेंगे कि कार्यपालिका का क्या काम है या क्या होती है, विधायिका क्या है और न्यायपालिका क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल से समझेंगे। इसमें यदि देखते हैं क्या होता है कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सरकार के 3 अंग होते हैं, ठीक है। सरकार किस तरीके से काम करती है तो उसके ये 3 अंग डिवाइड है कि इनमें से क्या क्या होगा। तो एक कार्यपालिका है, और आप कहीं पे नोट भी कर लेंगे तो बेहतर होगा, हालांकि ये आपकी नोट्स में नोट होगा, ठीक है। और नहीं है जिनके जो भी न्यू हैं वो नोट कर लें कि सरकार के जो अंग है, तो सरकार के अंग ऐसे करके और इधर ऐसे करके तीनों का आप नाम लिख लीजिए कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दिन क्या होता है कि शासन जो ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, शासन
का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। संविधान यह सुनिश्चित करता है कि ये सभी एक दूसरे से तालमेल बनाकर काम करें और आपस में संतुलन बनाए रखें। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि इन्हें ये सुनिश्चित करता है कि इन तीनों में ही तालमेल होना चाहिए, यानी कि इन तीनों में टकराव की स्थिति नहीं बननी चाहिए। सपोज कार्यपालिका में जो है, तो कार्यपालिका में जो मेंबर काम कर रहे हैं और न्यायपालिका है, यदि इन दोनों में टकराव हो गया तो देखिए सिचुएशन जो है वो थोड़ा गड़बड़ हो जानी है। क्योंकि क्या होगा कि जो जुडिशरी है हमारी वो न्याय के लिए बनी है, तो कार्यपालिका कुछ कर रही है गड़बड़ तो भी गलत है, और यदि जुडिशरी में दोनों में ही मतलब है कि 36 का आंकड़ा चल रहा है, या कि विधायिका की बात करें तो उसमें भी कार्यपालिका विधायिका में या विधायिका जुडिशरी में, तो इनमें मतलब यही बताया गया है कि हमें तालमेल बना के चलना चाहिए और आपस में संतुलन बनाए रखें। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है, यानी संसदीय व्यवस्था में क्या है, कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उससे नियंत्रित भी होती है, यानी कि जो विधायिका भी न्यायपालिका की यहाँ पे बात नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें क्या बताया गया कि जो कार्यपालिका है और आपकी विधायिका है, इन दोनों में परस्पर बहुत गहरा वाला संबंध कह सकते हैं, क्योंकि जो विधायिका है ना वो कार्यपालिका को यहाँ पे बताया गया कि नियंत्रित करती है, मतलब नियंत्रित ही नहीं करती बल्कि कार्यपालिका भी विधायिका को नियंत्रित करती है। यानी दोनों एक कह सकते हैं कि यदि हम आपको जितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हम आपका जितना ध्यान रख रहे हैं, उतने ही आप हमारे प्रति रिस्पॉन्सिबल हो। सीधे सिंपल सा है कार्यपालिका और विधायिका। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस अध्याय में हम लोग जो देखने वाले हैं कि सरकार की कार्यपालिका के गठन, संरचना और कार्यों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हमें यह भी पता चलेगा कि पिछले कुछ समय में जो राजनीतिक व्यवहार के कारण इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं और इस अध्याय में हम क्या क्या देखने वाले हैं। तो पहला है कि संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में अंतर कर सकेंगे, यानी संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की कार्यपालिका में हम अंतर कर सकेंगे। दूसरा आता है कि भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति को समझेंगे यहाँ पे हम, और मंत्रिपरिषद की, क्योंकि कार्यपालिका का हेड आपको यदि पता हो तो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन वास्तविक हेड जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में समझेंगे और मंत्रिपरिषद की संरचना और कार्यों के बारे में भी यहाँ पे हम समझेंगे। प्रशासनिक मशीनरी के महत्व और कार्यों के बारे में भी इसमें हम समझेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा कि कार्यपालिका क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि पहले तो ये जाने कि कार्यपालिका क्या है। यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि इसमें बताया गया है कि आपके स्कूल में प्रशासन का प्रमुख कौन है, और इसी मतलब किसी स्कूल या विश्वविद्यालय में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है कि आपके स्कूल का जो शासन संचालन है वो किसके हाथ में है। ठीक है, वहाँ के जो इम्पोर्टेंस निर्णय होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, और किसी भी संगठन में किसी पदाधिकारी को निर्णय लेना पड़ता है और उसे लागू करना पड़ता है, और हम इस क्रिया को प्रशासन या प्रबंधन कहते हैं। लेकिन प्रशासन के लिए संगठन के शीर्ष पर एक ऐसा समूह होना चाहिए जो बड़े या नीतिगत निर्णय ले सके और दैनिक प्रशासनिक कार्यों की देखरेख तथा उसमें तालमेल कर सके। और ऐसे हर संगठन में कुछ लोगों का एक समूह होता है। ये लोग क्या करते हैं कि उस संगठन के प्रमुख प्रशासनिक या कार्यपालिका अधिकारी के रूप में काम करते हैं। आपने शायद बड़ी कंपनियों, बैंकों और औद्योगिक इकाइयों के प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में यदि हम बात करें वहाँ पे सुना होगा, और उनमें से कुछ पदाधिकारी नीतियों, नियमों और कायदों के बारे में निर्णय लेते हैं। तो इसमें से जो भी, चाहे हम बैंक की बात करते हैं, चाहे स्कूल सेक्टर की बात करें, चाहे अदर सेक्टर की बात करें, जितने भी यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, बैंक हो आपका, या तो कंपनियाँ हो, जो भी औद्योगिक इकाइयाँ हैं, तो इसमें क्या होता है कि हेड से लेके यानी टॉप से लेके बॉटम तक और बॉटम से लेके टॉप तक, तो इसमें सबका काम डिवाइड होता है। ठीक है, कि जैसे मान के चलिए कि आपके घर में है, तो जो बब्बा जी का ऑर्डर होगा ना वो किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसे कोई कैंसिल कर दे। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ऑर्डर घर पे चलने वाला है। यदि बब्बा जी जीवित हैं तो, नहीं तो पापा जी का चलने वाला है। ठीक है, और उनके बाद जो भी हेड होगा उनका चलेगा।
तो बब्बा जी के बाद दादी का चले या पापा का चले, क्योंकि अभी कुछ ऐसे बातें हैं जो कि वही फैसला कर सकते हैं। इसी तरीके से इसमें भी है कि जितने भी आपके सेक्टर होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको पता है कि बहुत हम कहते हैं ना कि यार इधर नहीं देखोगे तो हम ऊपर जाएँगे। ऊपर का मतलब क्या है कि भगवान के पास थोड़ी ना चले जाएँगे कि ऊपर जाएँगे। अब तुम्हारा जो भी मान लीजिए कि कहीं पे झगड़ा हो जाता है, पुलिस पे रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, बोलते हैं कि यदि यहाँ रिपोर्ट हमारी दर्ज कर रहे हो तो करो वरना हम ऊपर जाएँगे। अब ऊपर का मतलब तो ये नहीं कि सीधे हम अपनी टिकट कटा के ऊपर ही निकल लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ऊपर का मतलब है कि तुमसे जो ये पुलिस अधिकारी बैठे हैं, उनसे बड़े वाले जो है यानी कि उनके जो हेड हैं, तो हम एसडीएम के पास जाएँगे, एसडीएम नहीं सुन रहा डीएम के पास जाएँगे, डीएम नहीं सुन रहा हम कमिश्नर के पास जाएँगे। तो क्या होगा कि ऐसे हम बताते उन्हें कि यदि तुमने नहीं सुना धमकी भी दे देते उन्हें कि सुनो वरना तो तुम्हारी भी जॉब जानी है, हमारा तो हम फैसला लेके ही रहेंगे, अपना निर्णय लेके ही रहेंगे कि क्या कैसे है। तो इसलिए कुछ निर्णय, नियम, कायदे, कानून बनाने की जो ज़िम्मेदारी होती है वो कुछ अधिकारियों की होती है। उसके बाद क्या होता है, तो ऐसे कुछ संगठन में लागू करते हैं। कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानूनों के संगठन में रोज़ाना लागू करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि कार्यपालिका का अर्थ क्या है, व्यक्तियों के, थोड़ा सा इसे डिटेल से समझने की कोशिश कीजिएगा कि व्यक्तियों के उस समूह से है जो क्या करते हैं, कायदे कानूनों को संगठन में रोजाना लागू करते हैं। तो जो भी कायदे कानून बने होते हैं उन्हें संगठन में वो लागू करते हैं, वो भी स्ट्रिक्टली लागू करते हैं कि ये तो करना ही होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि सरकार के मामले में भी एक संस्था नीतिगत निर्णय लेती है। एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है, हमारे गवर्नमेंट के मामले में भी नीतिगत निर्णय लेती है और नियमों और कायदों के बारे में तय करती है। दूसरी, उसे लागू करने की जिम्मेदारी निभाती है। सरकार का वह अंग जो इन नियमों कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है वह कार्यपालिका कहलाता है। तो जैसे हम लोगों ने देखा था कि जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, तो सिर्फ और सिर्फ एक राष्ट्र के लिए लोकतंत्र का यूज नहीं कर सकते आप, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि यदि जो भी लोकतंत्र की आपकी डिफिनेशन है, यदि आपके घर में भी नहीं फॉलो हो रही तो आप कह सकते हो कि हमारे घर में भी हमें लोकतंत्र नहीं मिला हुआ है। आपके स्कूल में भी नहीं फॉलो हो रहा तो आप कहोगे कि हमें स्कूल में भी नहीं मिल रहा लोकतंत्र। इसी तरीके से है कि कार्यपालिका का जो ये वर्ड है ना, तो सिर्फ इसका मतलब आप ये समझो कि शासन व्यवस्था से ही रिलेटेड है, जी नहीं। यहाँ पे आपने देख लिया, पहले जो एग्जाम्पल दिए गए हमारे स्कूल के, कॉलेज के, बैंक के और जो भी कंपनियां थी उनके एग्जाम्पल दिए गए, तो सीधा साफ सा मतलब यहाँ पे दिखाई देता है कि कार्यपालिका का मतलब क्या होता है कि जो भी कायदे कानून संगठन में रोजाना लागू कराते हैं, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे, और उन्हें जो मतलब क्या होता है कि लागू करने की वो जिम्मेदारी निभाते भी है और सरकार का वह अंग जो इन कायदे नियमों और कायदों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है उसे क्या कहते हैं, कार्यपालिका कहते हैं। और उसके बाद आता है कि कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं, इसके मेन जो वर्क होते हैं वो क्या होते हैं। तो कार्यपालिका क्या करती है, सरकार का वह अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है, ठीक है। तो कार्यपालिका का औपचारिक नाम जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। कुछ देशों में क्या होता है, राष्ट्रपति होता है, लाइक अपना इंडिया। उसके बाद क्या होता है, तो कहीं पे क्या होता है, चांसलर होते हैं। और कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते बल्कि इसके अंदर पूरा प्रशासनिक ढांचा यानी कि सिविल सेवा के सदस्य भी कार्य मतलब इसमें शामिल होते हैं। और सरकार के प्रधान और उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। सरकार के प्रधान और जो उनके मंत्री होते हैं उन्हें राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। लेकिन ये बात आप कहीं पे नोट कर लो या अपने दिमाग में ही कि कार्यपालिका में ओनली ये राजनीतिक नहीं शामिल होते कि प्रधानमंत्री को हम शामिल कर दे, राष्ट्रपति को शामिल कर दे, मंत्री को शामिल कर दे, जी नहीं। कार्यपालिका में आपके प्रशासनिक अधिकारी यानी कि सिविल सेवा के जितने भी सदस्य हैं वो भी शामिल होते हैं, फिर वो चाहे कलेक्टर हो चाहे पुलिस हो।
ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे यदि हम देखते हैं कि आगे जो भी इसमें आता है, लेकिन जो लोग क्या करते हैं कि रोज रोज के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं और उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं, यानी कि ये मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं जो लोग क्या करते हैं। लेकिन जो लोग रोज रोज प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें हम स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। यानी सीधे से मतलब है कि आपको ये समझ लेना चाहिए कि अभी अस्थायी कार्यपालिका भी है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। तो कार्यपालिका आपने समझा कि क्या है, जो कायदे कानूनों को क्या करती है, सही तरीके से रोजाना उसे लागू कराती है। उसके बाद उसके कार्य क्या है, कार्यपालिका में आते कौन कौन है। तो कार्यपालिका में राष्ट्रपति तो आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, नहीं राजनीतिक पर जितने भी सब वो आएंगे, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें आते हैं। ठीक है, प्रशासनिक अधिकारी का मतलब सिर्फ डीएम नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे एसडीएम नहीं होता। जितने भी प्रशासन व्यवस्था को ये जो भी नियम कानून बनाए गए हैं उनको संचालित करवा रहे हैं, वो सारे के सारे आपके प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है कि कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, मतलब कार्यपालिका के जो टाइप्स है वो कितने हैं। क्या होता है कि सभी देशों में एक ही तरह की कार्यपालिका नहीं होती है। आपने अमेरिका के राष्ट्रपति और इंग्लैंड की महारानी के बारे में सुना होगा, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से बहुत अलग है। और इसी प्रकार इंग्लैंड की महारानी की शक्तियाँ नेपाल के राजा से भी भिन्न है। और भारत और फ्रांस दोनों ही देशों में प्रधानमंत्री हैं, पर उनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए, अमेरिका में यहाँ पे अभी मैंने जस्ट कुछ ही टाइम पहले कहा कि जो कार्यपालिका के हेड है वो राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक जो हेड है वो प्रधानमंत्री है। तो शायद हो सकता है कि आप लोग ये बात बस सुन लिए हो, कोई दिमाग में आपके ना क्वेश्चन आया होगा ना तो कोई बातें आपको समझ में आई होगी। लेकिन अब यहाँ पे आप समझिएगा कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति की जो पावर है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास उतनी पावर नहीं है जितनी पावर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास है। ये लोकतांत्रिक कंट्री ही है, लेकिन उतनी पावर हमारे देश के राष्ट्रपति के पास नहीं है। जितनी ब्रिटेन की महारानी के पास पावर है उतनी पावर यहाँ पे जापान के पास नहीं है। जो जापान के पास है वो ब्रिटेन के पास नहीं है। तो ऐसा क्यों है? यहाँ पे हम देखते हैं कि वास्तविक हेड प्रधानमंत्री है, फ्रांस में भी, हमारे कंट्री में भी। ठीक है, तो फ्रांस एक यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उसमें वास्तविक हेड हमारा क्या है कि प्रधानमंत्री है। लेकिन प्रधानमंत्री को हमारे यहाँ इतनी ताकत मिली हुई है कि यहाँ पे राष्ट्रपति उसके आगे फिर कुछ ही नहीं रह जाते हैं। और वहीं पे फ्रांस के जो है उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, ऐसा क्यों है, देखते हैं क्यों है। तो क्या होता है कि इस प्रश्न का जो उत्तर देने के लिए हम इनमें से कुछ देशों की कार्यपालिकाओं की प्रकृति पर प्रकाश डालेंगे। जैसे यदि हम बात करें कि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, ये बहुत अच्छे से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अमेरिका में कैसी व्यवस्था आपकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था है और कार्यकारी शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास होती है। जितनी कार्यकारी शक्ति ना वो राष्ट्रपति के हाथों में होती है। कनाडा में संसदीय लोकतंत्र है, तो ये आप चाहें तो नोट भी कर सकते हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो क्योंकि अमेरिका में अध्यक्षात्मक व्यवस्था, इसलिए वहाँ पे कभी पूछा जा सकता है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति के पास इतनी पावर क्यों है, हमारे देश के राष्ट्रपति के पास इतनी पावर क्यों नहीं है। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री की मर्जी से ही कुछ करना होता है, अदरवाइज कुछ ही सेक्टर छोड़ के, गिने चुने एक दो सेक्टर छोड़ के उनके पास कोई पावर ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें से क्या हुआ कि लेकिन अमेरिका को जो राष्ट्रपति होता है सबसे पावरफुल इंसान होता है वो। और कनाडा के संसदीय, मतलब कनाडा में क्या है, संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजतंत्र है, और जिनमें महारानी एलिजाबेथ द्वितीय राज्य की प्रधान और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान है। फ्रांस में क्या है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था। फ्रांस में कैसी व्यवस्था है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति भी वहाँ पे हैं और प्रधानमंत्री भी वहाँ पे हैं। ठीक है, और इसके बाद आता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति जो होता है वो क्या करता है, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, पर उन्हें पद से हटा नहीं सकता। ऐसा फ्रांस में है, क्योंकि वे संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। हटा क्यों नहीं सकता, क्योंकि संसद के प्रति वो
उत्तरदायी होते हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि जापान में संसदीय व्यवस्था है, जिसमें क्या होता है, राजा देश का और प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जापान में कैसी व्यवस्था आ गई, आपकी संसदीय व्यवस्था आ गई, जहाँ पे राजा है, राजा देश का, और जो वहाँ के प्रधानमंत्री होते हैं वो सरकार के प्रधान होते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि रूस में एक अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है, जैसे फ्रांस में थी, जिसमें राष्ट्रपति देश का प्रधान, और यदि हम बात करें यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रधानमंत्री जो होता है सरकार का प्रधान होगा। जर्मनी में एक संसदीय व्यवस्था है, जिसमें राष्ट्रपति देश का नाम मात्र का प्रधान और चांसलर सरकार का प्रधान होता है। तो जो जर्मनी में है चांसलर, वो क्या होता है, सरकार का प्रधान होता है, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है। उसके बाद अब आता है कि अध्यक्षात्मक व्यवस्था में राज्य और सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, यानी कि जो राष्ट्रपति होता है वो राज्य का भी और सरकार का दोनों का क्या होता है, हेड होता है। तो ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था हमने कहाँ देखी थी, अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति के पास यानी कि यहाँ के पूरी मतलब देश का भी राज्य का भी वो सबका हेड कहलाएगा। यहाँ पे कोई नहीं है दूसरा अमेरिका के राष्ट्रपति के अलावा कि अमेरिका में वो मतलब अपनी पावर दिखा सके। दूसरा यहाँ पे आता है कि इस व्यवस्था में सिद्धांत और व्यवहार दोनों में राष्ट्रपति का पद बहुत शक्तिशाली होता है, और ऐसी व्यवस्था अमेरिका, ब्राज़ील और लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में पाई जाती है। ये कुछ कंट्रियाँ जो है ना, तो इनके नाम आप याद रखा करिए, तो हमें क्या होता है, आसानी होती है कि जैसे अध्यक्षात्मक व्यवस्था तो कहाँ कहाँ पाई जाती है। तो हम लिख सकते हैं कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, ब्राज़ील हो गया और लैटिन अमेरिका हो गया। तो इनमें क्या होता है कि आपकी अध्यक्षात्मक व्यवस्था पाई जाती है, यानी कि इसमें हमने अध्यक्षात्मक व्यवस्था का, यानी कि सीधे एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसमें ये बातें क्या कर रहा है कि यस, यहाँ पे राष्ट्रपति प्रधान हेड होता है। ठीक है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था कहने से ही समझ में आ जाएगा। अब आप समझ गए हैं, तो मैं जब भी कहूँगी कि अमेरिका में या ब्राज़ील में अध्यक्षात्मक व्यवस्था चलती है, तो आपको फिर डिटेल पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आप समझ जाओगे कि वहाँ पे राष्ट्रपति का ज़्यादा पावर होता होगा। ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है कि यहाँ पे यदि हम देखें तो ये जो कंट्रियां हैं इनमें देखा हमने कि होता है संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री सरकार का प्रधान होता है। तो जो संसदीय व्यवस्था होती है वहाँ पे प्रधानमंत्री क्या होता है, आपकी गवर्नमेंट का हेड होता है। और अधिकतर बात करें हम कि अधिकतर देशों में क्या होता है, अधिकतर संसदीय व्यवस्थाओं में एक राष्ट्रपति या राजा होता है, जो देश का औपचारिक या नाम मात्र का प्रधान होता है। इस व्यवस्था में राष्ट्रपति या राजा की भूमिका मुख्यतः अलंकारित होती है, यानी कि अलंकारिक होती है, और प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के पास वास्तविक शक्ति होती है। जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड और पुर्तगाल आदि देशों में यह व्यवस्था चलती है। और अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था की अब हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमने अभी संसदीय व्यवस्था देखी कि कहाँ चल रही है, इटली में, जर्मनी में, जापान में, इंग्लैंड में, पुर्तगाल में। ये अपनी किधर की कंट्रियां हैं, आपको बिल्कुल याद आ रहा होगा, जो कॉन्टिनेंट है ना। तो अभी मैंने बोला ना कंट्रियां आप याद रखा करिए। तो अब जब मैंने नाम लिया कि जर्मनी हो गई, इटली हो गई, जापान आ रहा है, यहाँ पे इंग्लैंड आ रहा, पुर्तगाल आ रहा, ये किधर की कंट्री है, कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्रियां हैं, ये आपके यूरोपीय कंट्रियां हैं। ठीक है। तो हालांकि जो जापान वगैरह है वो आपका इधर एशिया साइड आ जाएगा। आप उसे पूरा जब हम वर्ल्ड मैप देखेंगे तो समझ में आता है कि ये जितनी भी कंट्रियों के नाम लिए जा रहे हैं वो कहाँ के हैं। तो इटली तो खैर यूरोप में ही आता है, इंग्लैंड भी, पुर्तगाल भी। तो ये सारी देख के चलिएगा कि यहाँ पे कैसी व्यवस्थाएं चल रही, संसदीय व्यवस्थाएं चल रही हैं। अब क्या होता है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों होते हैं। अब जहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था होती है वहाँ पे राष्ट्रपति भी होता है और प्रधानमंत्री भी होते हैं, लेकिन संसदीय व्यवस्था के विपरीत उसमें राष्ट्रपति को दैनिक कार्यों के संपादन में महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। और इस व्यवस्था में कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों ही क्या करते हैं कि एक दल के हो सकते हैं, लेकिन जब क्या होता है कि कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध हो सकता है। तो ये क्या करते हैं, जब वहाँ जहाँ पे अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्था है कि भाई राष्ट्रपति भी कुछ निर्णय लेंगे, कुछ आपके यहाँ पे प्रधानमंत्री
निर्णय ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है कि इस व्यवस्था में जो है कभी कभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों निर्णय लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, जब कभी वे दो अलग अलग दलों के होते हैं तो उनमें आपस में विरोध भी हो सकता है। और फ्रांस, रूस और श्रीलंका में ऐसी ही व्यवस्था है कि एक ही दल के हैं, चलो ठीक है, लेकिन अलग अलग दल के हुए तो समस्या है। और यहाँ पे जो कंट्रियाँ हैं उनके नाम आप देखिए, इसमें फ्रांस है, रूस है और श्रीलंका में ऐसी व्यवस्थाएं चलती है, अर्ध अध्यक्षात्मक व्यवस्थाएं चलती है, ठीक है। और उसके बाद अब आता है कि भारत में संसदीय कार्यपालिका। तो अपने इंडिया में संसदीय कार्यपालिका की यदि हम बात करें तो इसको हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे अभी काफ़ी सारी बातें हैं, तो ये सारी बातें और ये जो चार्ट है ना उसको भी कल बनाएंगे। सो आप लोग बस रिवाइज करते रहिए, जितना भी पढ़े हैं इम्पॉर्टेंट है। और बिल्कुल पढ़ाई तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, लेकिन साथ साथ हमें पढ़ाई को लेके चलना है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर।